हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए, हम लोगों ने क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना। और इसके मैंने 2 लेक्चर आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उनको देख लें ताकि आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। बट उससे पहले हम लोग पिछली क्लास का कुछ क्विक रिवीजन कर लेंगे 2-3 मिनट में। तो देखिए, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि इन गोलीय दर्पण को कैसे बनाया जाता है। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते। तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी खोखले कांच के गोले से अगर हम कुछ इस तरीके का जो है पार्ट उससे काट लिया जाए और इस पार्ट को जो है एक तरफ से पेंट कर दिया जाए, और मैंने आपको बताया था इसमें पेंट कैसे करते हैं। पहले जो है पारे की कलाई कर देते हैं, उसके बाद किसी गहरे रंग का पेंट कर देते हैं उस पर। ठीक है, जनरली लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, तब जाके मिरर जो है तैयार हो जाता है, यानी कि दर्पण। ठीक, और इस कैटेगरी का जो दर्पण होगा, जो इस टाइप का जो दर्पण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, और मैंने बताया था अगर किसी एक खोखले गोले से कुछ इस प्रकार का अगर हम लोग उसका टुकड़ा काट लिया जाए और उसके इस तरफ जो है क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तब ये जाके जो दर्पण तैयार हो जाएगा, इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब देखिए, जो अवतल दर्पण होता है ना, उसका जो परावर्तक तल होता है, क्योंकि एक तरफ तो पेंट कर दिया गया है, दूसरा तरफ जो तल बचता है उसको परावर्तक तल बोलते हैं। उधर ही जो हम किरणों का परावर्तन कराते हैं। तो ये जो परावर्तक तल होता है अवतल दर्पण में, ये दबा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है क्या होता है, वो उभरा हुआ होता है। अब देखिए, उसके बाद हम लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएँ जानी थी। मैंने कहा था कि ये जो परावर्तक तल है ना, इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, और इसको P से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है और वक्रता केंद्र क्या होती है। तो उस गोले का केंद्र जिससे काट कर इस दर्पण को बनाया गया है, उसी केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर हम इस गोले को थोड़ा सा इमेजिन करें कुछ इस तरीके का, तो इसका केंद्र यहाँ पर होगा, तो ये केंद्र ही जो ही होगा क्या हो जाएगी, इस अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। वैसे यहाँ भी अगर हम लोग इस गोले को लगभग कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, मैंने इसको आपको बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। वैसे यहाँ भी ये रहा वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो इस परावर्तक जो तल है ना, इसका ये जो व्यास है, ये वाला, इस परावर्तक तल के व्यास को हम लोग दर्पण का द्वारक बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए, फोकस दूरी क्या होती है, बट उससे पहले आपको समझना होगा फोकस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आती हैं, ये सारी किरणें, वे सब परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर जाती हैं, और वो बिंदु ही जो है उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी भी दर्पण में, चाहे तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या फिर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और जो मुख्य फोकस होता है, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों के ठीक बीचों बीच में होता है। आप लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो मेरा फोकस होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीचों बीच में होता है। वैसे यहाँ भी ये मेरा ध्रुव है और यहाँ पे वक्रता केंद्र, तो इसके ठीक बीचों बीच में ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, इस दर्पण का फोकस हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है पिछली क्लासेस में, बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, चिन्ह परिपाटी क्या होती है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन। देखिए, साइन कन्वेंशन का मतलब है, जैसे हमको पता है भाई ये दर्पण बना रहे हैं,
है ना। तो इसका यूज किस लिए करेंगे, इसमें इमेज ही तो देखी जाएगी। अब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि इमेज इसमें किस तरीके की इमेज बनती है, और इसको अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे रखा जाए तब इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पर रखा जाएगा तब इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, अब देखिए हम चूँकि यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होगी, भाई वस्तु रखी जाएगी तो वस्तु की दूरी भी तो होगी दर्पण से कुछ ना कुछ। तो उन दूरियों को, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वह प्रतिबिंब की दूरी हो, या फिर चाहे फोकस दूरी हो। फोकस दूरी भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो इन दूरियों को नापने के लिए एक चिन्ह परिपाटी है, कुछ नियम है, उन्हीं नियम के अनुसार जो हमको इनके साइन लेने होते हैं, यानी कौन सा प्लस में लेना होता है, कौन सा माइनस में लेना होता है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जितनी भी किरणें हम लोग दर्पण पर आपतित कराएंगे वे सारी की सारी किरणें जो हैं बाईं तरफ से ही आपको आपतित करानी, का आप कभी से इधर से आपतित नहीं कराएंगे। ठीक, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है कि जितनी भी किरणें जैसे मान लिया बाईं ओर से डाली जा रही हैं, तो जब हम लोग जितनी भी दूरियां हैं, पहले एक बात सुन लीजिए आप मेरी, कि जैसे मैंने क्या कहा पहला पॉइंट कि जितनी भी किरणें हैं बाईं ओर से आपतित कराई जाएंगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी दूरियां हैं, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, ये सारी की सारी दूरियां जो है हमेशा ध्रुव से ही मापी जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जितनी दूरियां किरण की दिशा में जो है नापी जाएंगी वे सारी की सारी दूरियां हमको धनात्मक लेनी है, और जितनी दूरियां जो हैं किरण की विपरीत दिशा में मापी जाएंगी वे सारी की सारी दूरियां जो है ऋणात्मक लेनी है। और मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां हैं उनको आप धनात्मक लेंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे की जितनी दूरियां हैं वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवा रखे हैं। और इसके बाद मैंने इसी साइन कन्वेंशन के आधार पर मैंने एक नोट लिखवाई थी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो ऋणात्मक होती है, और जो उत्तल दर्पण होता है इसकी जो फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये था पिछली क्लास का क्विक रिवीजन, जिसको मैंने 5 मिनट में पूरी क्लास का रिवीजन करवा दिया है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पिछले लेक्चर्स को देख लेंगे तो बेटर होगा। तो चलिए फिर आगे हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कहाँ पर वस्तु रखी जाए तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। अब देखिए जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर ये मेरे पास एक दर्पण है तो ये मेरा बिंदु जो है ध्रुव होगा, और इसको अगर मैं इस गोले को कंप्लीट कर दूं, खोखले गोले को, कांच का ही गोखला गोला था, तो ये मेरा वक्रता केंद्र हो जाएगा, है ना। और इसके ठीक बीचों बीच में मैंने अभी भी बताया आपको फोकस होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम डिफरेंट जगह पर, यानी अलग अलग जगह पर उस वस्तु को रखेंगे और पता करेंगे कि उसका इमेज कहाँ बनेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे अगर हमारी वस्तु यहाँ पर रखी जाए तब इमेज कहाँ बनेगी, अगर हमारी वस्तु यहाँ पर रख दी जाए तब इमेज कहाँ बनेगी, या फिर हमारी वस्तु इन दोनों के बीच में कहीं रख दी जाए तब इमेज कहाँ बनेगी, या फिर हम लोग वस्तु यहाँ पे रख दें तब इमेज कहाँ बनेगी, या फिर वस्तु इधर रख देंगे तब इमेज कहाँ बनेगी। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि हमें 5 जगह पर जो है वस्तु को रखना है, और उसके बाद हमको चेक करना है कि उसका जो इमेज है यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, और छोटा है, बड़ा है, या फिर वास्तविक है कि आभासी है ना। वास्तविक आभासी का क्या मतलब है मैंने पिछली क्लास में क्लियर कर रखा है। ठीक है, और एक सिचुएशन और है, वो है कि अगर वस्तु मेरी अनंत पर हो। अब आप सोचेंगे आखिर अनंत जगह कहाँ है, तो देखिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे आप मान लीजिए थोड़ी देर अपना फेस देखते हैं मिरर में, आप क्या करिए, मिरर को यहाँ पर रख दीजिए, आप चले जाइए 100 मीटर की दूरी पर या 150 मीटर की दूरी पर, आप उसमें अपना फेस देखिए जाके, तो काफ़ी दूर हो गया ना। तो इस मिरर के लिए जो है आपकी जो दूरी है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी अनंत हो जाएगी, यानी जो बहुत ज़्यादा दूरी हो उसको हम लोग अनंत बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी बहुत दूर रखी हो, यानी कि इन्फिनिटी पर, अनंत पर, तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट
इन प्रतिबिंब को बनाने के लिए 2-3 नियम हैं। उन्हीं नियम की सहायता से हम पता करेंगे कि इमेज कैसी बनी है, कहाँ पर बनी है, छोटी है, बड़ी है, वास्तविक है या आभासी है। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं 1 बाय 1 क्लियर करूँगा कि अगर मेरी वस्तु यहाँ पर रख दी जाए तब इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, और यहाँ पर रख दी जाए तब इमेज कहाँ बनेगी। बट उससे पहले हम उन 3 नियमों के बारे में जानेंगे, तब जाके हम लोग ये प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, ठीक, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इमेज कैसी बनती है, कहाँ पर बनती है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये सारा जो मैं आपको पूरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा, इस सारा का सारा नोट्स मैं वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर आपको लिखाऊंगा बोल के तो टाइम आपका भी वेस्ट होगा और वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि देखिए कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, है ना। नोट्स का क्या है, नोट्स मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और उन रूल के बारे में जानते हैं कि आखिर वो नियम क्या हैं जिनकी सहायता से जो हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। बट उससे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी आप किसी भी वस्तु की इमेज पता करना चाहते हैं कि उसकी इमेज कहाँ बनी है, चाहे वो मतलब चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, अगर आपको पता करना है कि आखिर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आप जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, तो उस वस्तु से आपको कम से कम 2 किरणें जो है पास करानी होंगी। उसके बेस पर ही आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कम से कम 2, और आपको 2 ही पास करानी है। और उन 2 किरणों को उस वस्तु से पास कराना है, परावर्तन कराना है। उसके बाद वे किरणें जहाँ पर कट करेंगी, मैंने क्या कहा, आपको अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब चेक करना है या फिर बनाना है इस अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण में, तो आप क्या करेंगे, वस्तु से 2 किरणों को पास कराएंगे और उन दोनों किरणों को परावर्तन के पश्चात चेक करेंगे कि वे किरणें कहाँ पर कट कर रही हैं यहाँ या फिर कहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। सपोज करिए जहाँ पर वो दोनों किरणों ने काटा है या फिर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस पॉइंट को आप मुख्य अक्ष से मैच करा देंगे, मतलब मिला देंगे जहाँ पे कट करेंगे, तो वो जो लेंथ होगी वही क्या होगी, उस वस्तु की इमेज होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको अभी इतनी क्लियर नहीं हुई होगी। जो आपको यहाँ पे मैं सारे 1 बाय 1 कराऊँगा तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग उन नियमों को जानते हैं। तो चलिए फिर हम लोग उन नियमों के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको जो है या फिर हम लोगों को जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, ये चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। आपको हेडिंग लगानी नहीं, आपको जस्ट केवल मेरी आवाज़ सुननी है ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, 100% समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। बट आप मन से सुनिएगा, ऊपर मत सुनिएगा, ठीक है। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे देखिए और मेरी आवाज़ सुनिए। तो चलिए हम लोग कुछ नियमों के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला नियम है, देखिए पहला नियम ये है, मैं उन दोनों दर्पण में बताऊंगा, किसी एक पर्टिकुलर दर्पण को लेकर नहीं चलूँगा, मैं दोनों दर्पण को बताऊंगा। आप सपोज करिए कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है और यहाँ पर एक उत्तल दर्पण है, तो मैं इधर से पेंट कर देता हूँ। ये मेरा हो गया अवतल दर्पण, ठीक, और ये मेरा हो गया उत्तल दर्पण। ये रहा अवतल और ये रहा उत्तल दर्पण, ठीक। अब देखिए पहला नियम ये कहता है, मैं तीनों के तीनों नियम इसी में बता दूंगा। देखिए पहला नियम ये कहता है, बट उससे पहले सारे के सारे पॉइंट मार्क कर दीजिए। जैसे आपको पता है पॉइंट मेरा पोल है यानी कि ध्रुव है, और यहाँ पर मेरा कहीं सेंटर होगा, है ना, वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के ठीक बीचों बीच में, मैंने क्या कहा, ठीक बीचों बीच में जो है फोकस होता है। आप याद रखेंगे अगर ये डिस्टेंस मेरी 1 सेंटीमीटर की है तो ये डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से इमेज बनाना चाह रहे हैं तो कंडीशन यही है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको क्या रखनी है, बराबर रखनी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो फोकस होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच में होता है, ठीक है। मैंने कल भी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो है पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकस दूरी होती है, और पोल से जो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है। तो आप देख सकते हैं जो फोकस दूरी है इस वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है।
तो आप याद रखेंगे कि जो फोकस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल यानी कि वक्ता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीचों बीच में फोकस होता है। ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे। आप चाहें तो स्केल में मेजर करके माप कर रखें। अगर ये केस 2 सेंटीमीटर ले लिया तो आप इसको भी 2 सेंटीमीटर ले लिए। आप प्रयास करें कि इसको बहुत ज़्यादा गोला ना करें, क्योंकि उसका रीजन सिर्फ इतना है, मैंने बताया था कि ये फोकस इसके ठीक बीचों बीच में तभी होगा जब इसका जो ये कर्वेचर है यानी इसका जो द्वारक है वो बहुत छोटा हो। मतलब छोटी जो गोला होता है ना उससे थोड़ा सा काटा जाता है, तो बहुत ज़्यादा गोला नहीं होता, बिल्कुल लगभग मान के चलिए स्ट्रेट लगभग होता है। इसलिए मैं देखिए एकदम लगभग सीधा ही बनाता हूँ। ठीक है, तो आपको भी सीधा बनाना है। आलेखन की तरह आप ऐसा नहीं करेंगे कि बढ़िया जो अच्छे से इस तरीके से गोला कर देंगे, तो आप ऐसा कभी मत करिए। बिल्कुल जहाँ तक हो सके आप स्ट्रेट ही बनाइए। ठीक है, तब बेटर बनेगा। आप इस बात को याद रखेंगे अगर आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है या समझना है तब। तो देखिए क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है, मैंने आपको बताया कि जब भी आप इमेज बनाना चाहते हैं तो आपको 2 रे पास करानी होंगी। तो मैं आपको 3 नियम बताऊंगा, उन 3 नियम के हिसाब से ही आपको किरणें क्या हैं उस वस्तु से जो है पास करानी है। तो पहला नियम ये कहता है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यानी जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और वहाँ से चूँकि आपको पता है परावर्तित हो जाएगी, तो जितनी भी किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से ही पास होंगी। ठीक है, ये पहला नियम है। क्या नियम है कि अगर कोई भी किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है या फिर जाती है तो परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से ही आपको पास कराना है। ठीक है, आप इस बात को नोट डाउन करके रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब वही चीज़ आप यहाँ पे लिखिए, आपको पता है इसमें जो होता है वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा और फोकस इसके ठीक बीचों बीच में होगा, ये मेरा हो जाएगा पोल। अब देखिए आपको पता है यहाँ से जैसे मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण, ठीक है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी तो ये परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ से परावर्तित होकर इधर लौट जाएगी। लेकिन अगर आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो मैंने इसीलिए पहले आपको बताया है कि परावर्तन के पश्चात जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से पास होगी या फिर मुख्य फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, क्योंकि यही परावर्तन होता है। लेकिन आप अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, पहला नियम है। पहला नियम है क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण सदैव मुख्य फोकस से ही पास होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम पे। तो देखिए पहला नियम क्या था कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, वो दर्पण कोई भी हो, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस से गुजरेगी और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसा हमको लगेगा, क्योंकि परावर्तन तो यहीं से हो जाएगा, इधर किरण जाएगी नहीं, बट हमको लगेगा कि कहाँ से आ रही, फोकस से आ रही। तो देखिए दूसरा नियम क्या है, देखिए पहला नियम था कि अगर वो समांतर गई है तो फोकस से जाएगी, और दूसरा नियम ये है कि कोई भी किरण जो फोकस से गुजरती है, जो भी किरण फोकस से गुजरती है तो हमेशा परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम क्या था, समांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजरती है, और दूसरा नियम है कि फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। वैसे यहाँ पर भी अब देखिए यहाँ पे जाएगी तो है नहीं, बट ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही, फोकस से आ रही है। तो फोकस को जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम ये है। पहला नियम क्या था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, और दूसरा नियम यह है कि फोकस से जाने वाली किरण या फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये था दूसरा नियम। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नियम की। अब देखिए जो तीसरा नियम है वो तीसरा नियम है क्या, तीसरा नियम यह है कि जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है
वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। मतलब अगर वक्रता केंद्र से जिस रास्ते से किरण जाएगी उसी रास्ते से किरण क्या है, वापस आ जाएगी। वैसे यहाँ भी अब देखिए, यहाँ पे वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण जो है इसी माध्यम में जाएगी और उसी माध्यम में क्या है, वापस आ जाएगी। और चूँकि आपको पता है यहाँ पे जाएगी तो नहीं, लेकिन अगर आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जो है वक्रता केंद्र से आ रही है। ठीक है, तो तीसरा नियम यह है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली या फिर वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये थे हमारे 3 नियम, और इन 3 नियमों की हेल्प से ही जो है हम लोग प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, सीखेंगे। और 3 नियम एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, और मुख्य फोकस से जाने वाली किरण या फिर मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से जाने वाली या फिर वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। आई होप आपको ये तीनों नियम क्लियर होंगे। और आप सोचेंगे कि जो देखिए, एक सवाल आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि आखिर जो है समांतर जाने वाली किरण फोकस से ही क्यों जाती है, वक्रता केंद्र से भी तो जा सकती है। तो देखिए, ये सारी जो है एक मिरर की क्वालिटीज होती हैं, है ना। ये क्या होती हैं, एक दर्पण की क्वालिटी होती है। अब इसमें हम कोई नियम चेंज नहीं कर पाएंगे, ऐसा इसमें देखा गया प्रैक्टिकली कि उसमें ऐसा ही हो रहा है कि जितनी किरणें जो हैं समांतर जा रही हूँ परावर्तन के पश्चात फोकस से ही गुजर रही हैं, तो इसलिए उसको एज ए नियम बताया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये ऐसा होगा, ये मिरर की क्वालिटी होती है। ठीक, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण के द्वारा। देखिए, दोनों को हम लोग इस बार साथ लेके नहीं चलेंगे, पहले हम लोग इसके द्वारा प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे और उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोगों को पढ़ना है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमको 6 जगहों पर रख के चेक करना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। उन 6 जगहों को मैं यहाँ पे रफली बना देता हूँ। ये मेरा पोल है, ये मेरा सी है, ये मेरा फोकस है। तो पहले हम लोग उसको इन्फिनिटी पर रख देंगे। ठीक, पहला केस हो गया। दोबारा जो है इन्फिनिटी, इधर बहुत दूर जो है वो क्या है, अनंत है। तो अनंत और सी इन दोनों के बीच में कहीं भी रख के चेक करेंगे, दूसरी जगह हो गई। तीसरी बार क्या करेंगे, वक्रता केंद्र पर रख के चेक करेंगे, ये तीसरी जगह हो गई। उसके बाद सी और एफ के बीच में रख देंगे, चौथी जगह हो गई। उसके बाद एफ पर रख देंगे तो 5वीं जगह। उसके बाद इन दोनों के बीच में कहीं रख देंगे, 6वीं जगह। तो इन 6 जगहों पर रख कर हमें चेक करना है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब इस अवतल दर्पण में किस प्रकार का बन रहा है, छोटा बन रहा है या फिर वास्तविक है या फिर कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इन 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहली हेडिंग लगा लीजिए कि जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए, अनंत का मतलब है कि उस दर्पण से काफ़ी दूर है। अब ये अनंत कोई जगह नहीं है कि मैं आपको बता दूं भैया वो अनंत है। ठीक है, बट जो चीज़ बहुत दूर हो जाती है ना, फिर हम कहते हैं कि अनंत है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो मान लेते हैं हमारे पास एक अवतल दर्पण है। देखिए, आप इसको जहाँ तक हो सके स्ट्रेट ही बनाए। ठीक है, आपको आलेखन की तरीके से बहुत अच्छा गोला टाइप का नहीं बना देना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस, पोल। और इसको आप गोले को ऐसे कंप्लीट करेंगे तो लगभग यहाँ पे कहीं सी होगा, और इन दोनों के ठीक बीचों बीच में क्या होता है, फोकस होता है। तो हमारी वस्तु पहला केस, आप पहला केस हेडिंग लगा लेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अब देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर होती हैं तो ऐसा माना गया है कि जो अनंत से किरणें आती हैं वो हमेशा समांतर किरणें आती हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कहीं वस्तु रखी है अनंत पर, उस वस्तु का नाम मैं ओ डैश दे देता हूँ। ये मेरी कोई वस्तु है जो कि अनंत पर रखी है। अब मुझे पता है कि यहाँ से किरणें कैसी आएंगे, समांतर किरणें आएंगी। तो अब देखिए, मुझे यहाँ से अगर इसका प्रतिबिंब बनाना है इस वस्तु का, तो हमको 2 किरणें जो हैं इस पर आपतित करानी होंगी। उसके बाद देखना होगा कि वो परावर्तन के पश्चात से जिस बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है, क्या कराना है, 2 बिंदुओं को आपतित कराना है। उन 2 बिंदुओं को चेक करना है कि जिस बिंदु पर कट कर रही हैं उस बिंदु को मुख्य अक्ष से मैच करा देंगे, वही लंबाई क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई होगी, और उस वस्तु का प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बन जाएगा।
तो चलिए दो किरणों को हम लोग पास करा देते हैं। मुझे पता है कि अनंत से किरणें आ रही हैं, तो कैसी होंगी, समांतर किरणें होंगी। मान लेते कि एक किरण जो फोकस से आई है, ठीक। अब मुझे पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, दो किरणें पास करानी हैं। तो अगर फोकस से जाने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी किरणें फोकस से गुजरती हैं वो हमेशा परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये फोकस से जा रही है, परावर्तित होकर जो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक। ये पहला हो गया। दूसरी किरण इसी के समांतर आएगी, उस किरण को मैं जो है सी से मतलब वक्रता केंद्र से पास करा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो भी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये इस मार्ग से आई है और इसी मार्ग से किरण क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। और ये दोनों किरणें मैंने कहा था जिस बिंदु पर कटेंगी उस बिंदु को आपको मुख्य अक्ष से मिला देना है। तो जैसे यहाँ पर दोनों किरणें कटी हैं, इसको आप क्या करेंगे, मुख्य अक्ष से मिला देंगे और यही क्या हो जाएगी, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। यानी जब भी वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आप देख सकते हैं फोकस के नीचे बन गया है, ठीक है। फोकस पर बना है और फोकस के क्या बना है, नीचे बना है। अब आप देख सकते हैं हमने इतनी बड़ी वस्तु ली थी और इमेज जितनी क्या है, छोटी बनी है, तो वस्तु से छोटी इमेज बनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक होता है और कौन सा प्रतिबिंब आभासी होता है। तो मैंने कहा था कि परावर्तन के पश्चात मिलने वाली किरणें अगर वास्तव में कट करती हैं तो जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है। अगर हमको केवल काटती हुई प्रतीत हो रही हैं तो उस केस में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, आभासी होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किरणें हैं वो वास्तव में कट कर रही हैं ना, देख सकते हैं दोनों किरणें वास्तव में कट कर रही हैं। हमको लग तो नहीं रहा है ना कि वो कट की हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों की दोनों किरणें वास्तव में कट की हैं। तो यानी इस केस में आप प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। और कैसा है, देखिए वस्तु ऐसे रखी थी, प्रतिबिंब इसका उल्टा बना है, तो प्रतिबिंब वास्तविक है और क्या है, उल्टा है। और मैंने पहले भी दिन आपको थोड़ा सा बताया था कि जितने भी प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो सीधा होते हैं और जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो हमेशा उल्टा होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो फेस हम लोग मिरर में देखते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होता है, वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही रहेगा। तो ये प्रतिबिंब मेरा वास्तविक व उल्टा हो गया। और दूसरा बना कहाँ पर है, तो आप लिखेंगे फोकस पर बन गया है, फोकस पर बना है। और तीसरा पॉइंट कहाँ पर बना है, ये तो फोकस पर हो गया। कितनी साइज के बना है, तो वस्तु से छोटा बन गया है, वस्तु से छोटा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि अगर मेरा प्रतिबिंब अनंत पर रखा हो तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ पर बनेगी, कितने प्रकार की बनेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचकर व्याख्या कीजिए, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो आप लिखेंगे कैसे। डायग्राम तो आपको बनाना ही बनाना है। आप इसमें लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली किरणें जो हैं समांतर आती हैं। माना कि एक किरण जो कि फोकस से होकर जाती है और चूंकि फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से जाती है और उसी मार्ग में क्या है, वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक बिंदु पर कट करती हैं जहां पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है जो कि फोकस पर बनता है तथा वस्तु से छोटा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी विद डायग्राम। तो ये मेरा पहला केस था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अनंत, यहाँ पे भाई इधर बहुत दूर जाएंगे तो सब अनंत है, तो अनंत और वक्रता केंद्र इन दोनों के बीच में रखेंगे वस्तु को और चेक करते हैं कि जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड केस। तो देखिए सेकंड केस में क्या करेंगे कि जब वस्तु सी और इन्फिनिटी यानी कि अनंत, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब हमारी जो वस्तु है वो इन्फिनिटी यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। वो चलिए देखते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं।
जहाँ तक हो सके आप स्ट्रेट ही रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट मत कर दीजिएगा। और ये मेरी मुख्य अक्ष हो गई, ये हो गया ध्रुव। और इसको अगर आप कंप्लीट करेंगे गोले को, मान लेते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र है, बट फोकस ध्यान से रखना है, वो इनके ठीक बीचों बीच में ही होना चाहिए। अगर ठीक बीचों बीच में नहीं रहा तब आपका प्रतिबिंब जो है वो सही नहीं बनेगा। मैंने क्या कहा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, आप स्केल से नाप कर ही रखेंगे, ठीक है। अब हमारी वस्तु यहाँ पे रखी है, तो मैंने आपको कहा है कि अगर ये वस्तु मैं मान लेता हूँ ओ डैश है ना, अगर इसका मुझे प्रतिबिंब बनाना है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे इस वस्तु से कम 2 किरणें पास करानी होंगी। तो चलिए पहली किरण जो है हम लोग जो है इसके समांतर पास करा देते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया कि जो समांतर किरण जाती है वो परावर्तित होकर हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो परावर्तित होने के पश्चात ये फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। और एक किरण और पास करा देते हैं, कहाँ से पास करा देते हैं, इस सी से पास करा देते हैं। तो एक किरण जो इस सी से पास करा देते हैं। और आपको पता है इस वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे कट कर रही हैं, इस बिंदु को जो हमको मुख्य अक्ष से मिला देना है, और यही क्या हो जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। और इस प्रतिबिंब को मैं आई डैश नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यानी अगर मेरी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी तो इमेज कहाँ पर बनेगी, तब जो है इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। इतनी बड़ी मैंने वस्तु रखी थी और इमेज इतनी छोटी हो गई, तो यानी इमेज कैसी होगी, छोटी होगी। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वस्तु मैंने ऐसा रखा था, वो प्रतिबिंब उल्टा बन गया है। तो यानी प्रतिबिंब जो है वो मेरा उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होगा। तो पहला पॉइंट आप प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे कि प्रतिबिंब मेरा वास्तविक व उल्टा है, वस्तु से छोटा है तथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। उससे पहले और आप लिखेंगे कि माना कि एक वस्तु ओ डैश है ना, जो कि इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। वस्तु से चलने वाली एक किरण जो कि वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है और उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों किरणें एक बिंदु आई डैश पर कट करती हैं, जहां पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो कि वस्तु से छोटा तथा क्या है, वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। तो आप इसके बारे में थोड़ा प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में लिख देंगे। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक व उल्टा है। और दूसरा पॉइंट साइज में कैसा है, तो वस्तु से भी छोटा है, वस्तु से छोटा है। और तीसरा पॉइंट कहाँ पर बना है, सी एंड एफ के बीच। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको उस प्रतिबिंब के बारे में आपको लिखनी होंगी और बतानी होंगी, ठीक है। तो ये था मेरा सेकंड केस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको जो मैंने 3 नियम बताए थे, उन्हीं 3 नियम की हेल्प लेनी है। वहाँ से आपको वस्तु से 2 किरणों को पास करा देना है, जहाँ पे कट करेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन कंडीशन यही है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी आपका इमेज जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे केस पे। और देखिए जो मेरा तीसरा केस है, उस केस में जो मेरी वस्तु होगी वो वक्रता केंद्र पर रखी होगी, ठीक है। तो चलिए वक्रता केंद्र पर रखते हैं। ये मेरा इमेज हो गया, इमेज कह रहे हैं, वो दर्पण। और ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा ही प्रतिबिंब का बनना सीख रहे हैं। तो ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा सी हो गया। इनके ठीक बीचों बीच में क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। मैंने कहा है डिस्टेंस बराबर होगी तभी एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। तो अब क्या करेंगे, जब वस्तु को हम लोग यहाँ पे रख देते, मान लेते हमारे पास एक वस्तु ये रही ओ डैश, ठीक है। अब आपको अगर इसका प्रतिबिंब बनाना है तो आपको 2 किरणें यहाँ से पास करानी होंगी। तो पहली किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर पास करा देते हैं, ठीक है। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से। और दूसरी किरण फोकस से पास करा देते, फोकस से जाने वाली किरण कहाँ से जाएगी, आपको पता है जितनी भी किरण फोकस से जाएंगे तो समांतर हो जाएंगे। देखिए पहली किरण मैंने समांतर आपतित कराई है, तो परावर्तन के पश्चात वो जो फोकस से चली गई। दूसरी किरण मैंने फोकस से पास कराई, जो कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से गई है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों किरणें जो है उसी के नीचे जो है कट कर रही हैं, और जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, बन जाएगा। अब आप इसमें ज़रा मुझे देख के बताइए प्रतिबिंब कैसा है, कहाँ पर है,
और वास्तविक है कि उल्टा है। तो आप इसको अगर देखेंगे थोड़ा सा आँखें बड़े करके, है ना, तो जो है ओ डैश प्रतिबिंब था, उसके ठीक नीचे मेरा इमेज बन गया, सॉरी वस्तु थी ओ डैश, और उसके जस्ट नीचे जो है मेरा प्रतिबिंब बन गया है। और प्रतिबिंब की साइज और वस्तु की साइज अगर आप देखें ध्यान से तो बराबर है, वो ऑटोमेटिक वैसे ही बनेगा। बस कंडीशन क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए और ये लगभग स्ट्रेट ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको सर्किल टाइप का नहीं बनाना है, ठीक है। ये दो बातें याद रखेंगे तो आपको बस दो जैसे ही आप दो किरणों को वहाँ से आपतित कराएंगे तो इमेज ऑटोमेटिक वहीं बननी है, ठीक है। आपको इसमें कुछ रटना नहीं है। तो आप इसमें मुझे बताइए जरा इमेज कैसे कैसे आप इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वस्तु से चलने वाली एक किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, तथा दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें एक बिंदु आई डैश पर कट करती हैं जहाँ पर वस्तु का उल्टा दिख रहा है ना, और ये वास्तविक भी है क्योंकि आप देख रहे हैं अभी तक कि जितने भी किरणें हैं परावर्तन के पश्चात तो वो कट कर रही हैं ना। तो जितनी भी किरणें अगर परावर्तन के पश्चात जब कट करती हैं तो उस केस में जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो आप यहाँ पे मुझे बताइए जरा प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में, मतलब उसका नेचर बताइए कैसा है, वास्तविक है क्योंकि किरणें वास्तव में कट कर रही हैं, वास्तविक है तो उल्टा होगा ही होगा। और दूसरा केस कहाँ पर बनी है, सी पर बनी है यानी वक्रता केंद्र पर है। और तीसरा केस साइज के बारे में बताइए, तो देखिए दोनों की साइज सेम है तो आप लिखेंगे वस्तु के आकार का, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेरी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसी के जस्ट नीचे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पहले केस जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा था, जब हम लोग वस्तु को थोड़ा सा और इसके पास ले गए तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बढ़ गया। अब इसके बाद वस्तु को और थोड़ा पास में ले गए तो प्रतिबिंब देखिए बराबर साइज का हो गया। मतलब ये है कि हम लोग जैसे जैसे इधर को वस्तु ले जा रहे हैं दर्पण की ओर तो प्रतिबिंब मेरा इधर को भाग रहा है और उसकी साइज क्या है, बड़ी हो रही है। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हम दर्पण की ओर जाते हैं तो प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूर बनता है और क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये थोड़ी चीज़ें कंक्लूजन है जो आप इसमें से देख के ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं फोर्थ केस, जब वस्तु इन दोनों के बीच में रखी हो। अब हम लोग वस्तु को इन दोनों के बीच में रख देते हैं, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस F के बीच स्थित हो। तो चलिए फिर रख के बनाते हैं। ये रहा मेरा उत्तल दर्पण और इसकी हम लोग पेंट कर देते हैं। ये रहा मेरा मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, और ये मेरा क्या है, ध्रुव है, और यहाँ पर मेरा क्या है, वक्रता केंद्र है, और इनके ठीक बीचों बीच में क्या है, फोकस है। अब देखिए वस्तु को हम लोगों को कहाँ पे रखना है, वस्तु को यहाँ पे रखना है। तो अब फिर से वही चीज़, अगर आप इमेज बनाना चाह रहे हैं तो आपको जो है दो किरणों को यहाँ से पास कराना होगा। तो पहली किरण आप क्या करिए ना, समांतर भेज दीजिए। तो आपको पता है कि समांतर जाने वाली किरणें कहाँ पे कट करेंगी, मतलब कहाँ से पास होंगी, तो आप कहेंगे फोकस से, है ना। और दूसरी किरण हम लोग फोकस से पास करा देते हैं तो फोकस से जाने वाली किरण कहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे। ये दोनों किरणें इस बिंदु पर कट कर इस बिंदु को हम मुख्य अक्ष से मिला देंगे तो जो इमेज होगी आपको पता चल जाएगा कि इमेज कहाँ पर बनेगी। तो यानी अगर मेरी ये वस्तु ओ डैश थी तो इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बन गया आई डैश, ठीक है। मैंने ओ डैश वस्तु का नाम दे दिया है और आई डैश क्या है, प्रतिबिंब का नाम दे दिया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इमेज कैसी है, किरणें कट कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों किरणें कट कर रही हैं, ठीक है। तो इस केस में जो प्रतिबिंब होगा वो मेरा वास्तविक होगा, और वास्तविक है तो 100% उल्टा होगा। उसके बाद दूसरा केस कहाँ पर बना है, इन्फिनिटी और सी के बीच में बना है, यानी कि अनंत व सी के बीच बना है। ये आप सब नेचर बता रहे हैं, प्रकृति का नेचर समझते ना, आखिर वो है कैसा। और तीसरी केस कितना बड़ा बना है, भैया देखिए वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब उससे बड़ा बना है। तो आप लिखेंगे कि वस्तु से बड़ा, यानी कि आकार में जो है वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी है। अगर आपसे पूछा गया है कि जो है प्रतिबिंब, अगर वस्तु मेरी जो है सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये सारी की सारी बातें आपको वहाँ पे लिखकर दिखानी होंगी, और डायग्राम तो मस्ट है ही, ठीक है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले केस की ओर, केस 5 की ओर, ठीक है। और तो चलिए बढ़ते फिर केस 5 की ओर। और केस 5 है क्या कि जब वस्तु जो है कहाँ पर रखी हो, F पर हो। जब वस्तु F पर हो, यानी कि जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर स्थित हो, तब आप मुझे बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, एक हमारे पास अवतल दर्पण है और ये रहा मेरा मुख्य अक्ष, इसके मध्य बिंदु को जो हम लोग ध्रुव बोलते हैं, और इस गोले को जिससे काटा गया है उसका केंद्र, इस दर्पण का केंद्र हो जाएगा वक्रता केंद्र, और ये मेरा क्या हो जाएगा, फोकस। अब मेरी वस्तु जो फोकस पर ही रखी है, ठीक है। अब आपको प्रतिबिंब बनाना है तो तरीका वही है, आपको कम से कम 2 किरणों को पास कराना होगा, ठीक है। तो आप एक किरण क्या करेंगे, एक किरण आप समांतर भेजेंगे, वो समांतर जाने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, आप कहेंगे फोकस से। तो पहली किरण तो ये रही। अब दूसरी के लिए आपको आइडिया नहीं लग रहा कि दूसरी हम लोग पास कहाँ से करा दें, तो आपको केवल लास्ट के 2 केस स्पेशली याद रखने हैं। बाकी सारे केसेस में तो आपको पता चल जाता है कि दूसरी रे पहली रे कहाँ से पास कराएं, इन दोनों में नहीं याद रहता है कि आखिर पास कहाँ से कराएं। तो देखिए दूसरी रे जो है कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। आपको पता है, देखिए यहाँ से किरण यहाँ से जाएगी, लेकिन वो लगेगा कि कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, ठीक है। देखिए क्योंकि आपको पता है कि वस्तु मेरी यहाँ पे रखी है, ठीक है। यहाँ से जाने वाली किरण जो है जाएगी, लेकिन लगेगा कि कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से, और इसी मार्ग से जाएगी और इसी मार्ग से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग में क्या है, वापस आती है। तो आप इसको पीछे बढ़ाइए। तो इसमें आप देखेंगे मेरा डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों की दोनों किरणें जो हैं समांतर किरणें हैं। कैसी किरणें हैं, समांतर किरणें हैं। और ऐसा माना गया है कि देखिए समांतर किरणें तो वही होती है, आपको अच्छे से पता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप बराबर हो, ये कहीं भी कट नहीं करती है। लेकिन ऐसा मैथमेटिशियन ने माना है कि जो समांतर किरणें होती हैं वो कहीं अनंत पर जाके कट करेंगे, ठीक है। कहाँ पे कट करेंगे, अनंत पर, यानी कि बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं कट करेंगे। अगर ये कहीं ना कहीं कट करेंगे तो इमेज भी बनेगी। अगर वो इमेज बनेगी और ये दोनों की दोनों किरणें जो है एक पॉइंट पे कट करेंगी तो वास्तविक तो होगा ही होगा। तो यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो हमेशा उल्टा भी होगा। और दूसरा केस कहाँ पर बना है, अनंत पर बना है। तो अनंत पर बना है। अगर अनंत पर बना है, आप बार बार देख रहे हैं कि जितना हम इधर जा रहे हैं तो प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बन रहा है। तो यानी प्रतिबिंब साइज में क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज हो जाएगी, बहुत बड़ी इमेज, ठीक है। वस्तु से बहुत बड़ा इमेज बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये मेरी वस्तु थी, एक किरण मैंने समांतर भेज दी, जो कि समांतर किरण है तो फोकस से जाएगी। आप स्केल से बनाएंगे तो बढ़िया अच्छे से बनेगा, ठीक है। दूसरी किरण जो है कुछ इस तरीके से जाएगी, जो कि वक्रता केंद्र से ही जैसा लगेगा आ रही है, और उसी से क्या है, वापस चली जाएगी। ये दोनों किरणें अगर आप देखेंगे कि दोनों की दोनों किरणें समांतर किरणें हैं। और ये जो समांतर किरणें हैं ऐसा माना गया है कि कहीं न कहीं अनंत पर कट करेंगे जाके, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग खांसी आने पर, है ना, छींक आने पर सॉरी बोलते हैं। अब इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना, खांसी आनी है तो आएगी, तो इसमें क्या कर सकते हैं फिर। तो चलिए फिर छोड़ते इसको। तो देखिए क्या है कि दोनों की दोनों किरणें जो समांतर किरणें हैं तो ये कहीं न कहीं अनंत पर जाके कट करेंगे, ऐसा माना गया है। अगर ये अनंत पर कट करेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा होगा, और वास्तविक का उल्टा होगा तो और बनेगा कैसा, अनंत पर बनेगा। और चूँकि अनंत पर बनेगा तो बहुत ही बड़ा बनेगा इमेज, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट केस पर, अगर मेरी वस्तु इन दोनों के बीच में कहीं स्थित हो। तो चलिए देखते हैं, अगर मेरी वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तब इमेज कहाँ पर बनेगी। तो ये मेरा अवतल दर्पण हो गया, ये मेरा हो गया ध्रुव, ये मेरा हो गया ज़्यादा दूर हो गया, ये मेरा हो गया C, और इसके ठीक बीचों बीच में हो गया F। अब मेरी वस्तु यहाँ पे रखी है।
अब देखते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी। तो इसमें भी देखिए वही तरीका है जो तरीका अभी मैंने लगाया था। एक किरण आप क्या करिए, जो समांतर भेज दीजिए। उस समांतर जाने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, आप कहेंगे फोकस से, तो इसको फोकस से पास करा दीजिए। दूसरी किरण देखिए, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैच कराइए। दूसरी किरण जो फोकस से जाए, सी से जाएगी और इसी मार्ग में क्या है, वापस हो जाएगी, क्योंकि दो नियम मैंने आपको बताए थे कि सी से जाने वाली किरण यानी कि वक्ता केंद्र से जाने वाली किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस आ जाती है। ठीक, अब आप मुझे बताइए, देखिए ये किरण इधर को जा रही है और ये किरण इधर को जा रही है। अब देखिए समांतर किरणें होती तो हम मान लिया कि भैया कहीं ना कहीं जाके कट करेंगे अनंत में। अब लेकिन पता चला एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, कट करेंगे कहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करेंगी। तो ये दोनों किरणें एक इधर को जा रही है और एक इधर को जा रही है, तो ये किरणें इधर तो कहीं नहीं कट करने वाली। तो अब आपको देखिए यहाँ पे स्पेशल पॉइंट है जो आपको याद रखना था, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं वो कट कर रही थी, लेकिन अब क्या है, इस केस में दोनों की दोनों किरणें परावर्तित होने के पश्चात यानी कि परावर्तन होने के पश्चात कहीं भी कट नहीं कर रही हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अगर इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं। पीछे बढ़ाइए दोनों किरणों को, तो आप पीछे जब इनको बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि आई डैश ओ डैश। इधर तो नहीं कट कर रही, बट इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं एक बिंदु पर कट कर रही हैं और उस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब आभास होगा। भाई जब कट नहीं कर रही हैं तो रियल में तो बनेगा नहीं। इसका मतलब ये जो मेरा प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि इसमें किरणें रियल में कट नहीं करी, ऐसा केवल मुझे आभास हो रहा है कि अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं। तो इस केस में जो मेरा बना हुआ प्रतिबिंब है, आप देख सकते हैं मैंने ऐसे वस्तु को रखा था और ऐसा ही बन के तैयार हो गया। तो इस केस में जो वस्तु है वो मेरा कैसा है, आभासी है। और मैंने पहले ही दिन बताया इस केस में जो बना प्रतिबिंब हुआ, आप देख सकते हैं मैंने अगर इस पेन को ऐसे रखा था तो ऐसे का ऐसे ही है, यानी इस केस में जो मेरा बना प्रतिबिंब है वो आभासी है, क्योंकि आप देख सकते हैं किरणें वास्तव में कट नहीं कर रही हैं, हमको केवल जस्ट आभास हो रहा है। यानी जो प्रतिबिंब है वो मेरा आभासी है, और आभासी है तो ये 100% सीधा है। ठीक, आभासी और सीधा हमेशा दोनों साथ साथ चलेंगे और वास्तविक व उल्टा एक साथ चलेंगे। दूसरा कहाँ पर बना है भैया, दर्पण के पीछे बन गया है। कहाँ पर बना है, दर्पण के पीछे। और साइज के बारे में बता दीजिए, तो भैया साइज तो काफ़ी बड़ी हो गई, तो वस्तु से बड़ी। ठीक है, तो ये सारे थे केसेस जिनके जो अवतल दर्पण के द्वारा जितनी भी कैटेगरी के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं अलग अलग जगह पर रखकर, मैंने वो सारी जगहों पर रख के आपको बताया है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा। है कुछ नहीं, सिंपली आपको वही 3 नियम याद रखने हैं। उन्हीं 3 नियमों की हेल्प से आप सारे के सारे प्रतिबिंब बना सकते हैं। आप स्वयं बनाएं, घर पर प्रैक्टिस करें, है ना, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप 1-2 बार बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई तो आने वाले न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। अब देखिए एक बार सारा डिटेल में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आखिर हम लोगों ने इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। देखिए पहली चीज़, अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज छोटी थी, थोड़ा आगे बढ़े तो इमेज और छोटी हो गई, बड़ी हुई। उसके बाद सी पे रखा तो बराबर साइज की इमेज बन गई, इनके बीच में रखा तो और बड़ी बन गई। जब फोकस पे रखा तो समांतर किरणें चली गई थी तो और बड़ी, बहुत बड़ी इमेज बन गई। बट इन दोनों के बीच में रखी तो इमेज यहाँ पे एक ही स्पेशल केस था जो कि लास्ट वाला केस था। अगर मेरी वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी है तो उसी केस में यानी 6 के 6 केसेस में केवल एक ही केस ऐसा था जिसमें जो प्रतिबिंब है क्या है, आभासी है व उल्टा है। तो आप नोट करके चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा केवल एक ही जगह पर जो है अगर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब आभासी व उल्टा बनता है, नहीं तो सभी जगह जो है प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। केवल एक ही जगह पर ऐसा होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा और आभासी होता है,
और वो ध्यान रखिएगा कहाँ पर अगर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। तो आंसर है फोकस और ध्रुव के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके ऑप्शन में जनरली दे देते हैं कि किस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा, आभासी व सीधा बनता है। तो भैया यही एक दर्पण है। उत्तल दर्पण में हर एक जगह वो आभासी ही बनेगा, बट प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, इसलिए यहाँ से सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि किस दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा, आभासी व सीधा बनता है। तो वो दर्पण है कौन सा? अवतल दर्पण। क्योंकि आपको सब कुछ देखा होगा बार बार वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा बन रहा था, तो आपको ये केस याद नहीं रहता, बट आपको याद रखना इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा जो है वस्तु से बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और अब हम लोग बढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर रखेंगे तो किस कैटेगरी का प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। अब देखिए जो उत्तल दर्पण होता है, आपको पता है ये मेरा दर्पण जो है उत्तल दर्पण होता है, इसमें इस तरफ जो है पिंड कर दिया जाता है, और आपको पता है इसमें जो है फोकस और वक्रता केंद्र सब इधर होते हैं, यानी कि परावर्तक तल के दूसरी ओर होते हैं फोकस और वक्रता केंद्र। तो अब इधर तो एक ही जगह है, यहाँ पे हम कहीं भी रख दें, है ना। तो उत्तल दर्पण में केवल 2 ही केस बनते हैं। आप कहेंगे 2 केस, यहाँ तो एक ही जगह है, यहीं पे रख के बना के चेक कर सकते हैं कि वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरा केस वो है बहुत दूर, अनंत। तो पहला केस जब वस्तु मेरी अनंत पर हो, तो यहाँ पे कहीं मेरी वस्तु रख दी मैंने ओ डैश। ठीक, आपको पता है कि जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो अनंत से जो आने वाली किरणें होती हैं कैसी होती है? समांतर होती हैं। तो भैया यहाँ से समांतर किरणें आएंगी कुछ इस तरीके से, है ना, और मुझे पता है कि परावर्तित हो जाएंगी। लेकिन आप अगर इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि किरणें कहाँ से आ रही हैं? फोकस से आ रही हैं। ठीक, कहाँ से आ रही हैं? फोकस से आ रही हैं। वैसे ये किरण भी समांतर जाएगी तो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि अगर आप पीछे बढ़ा रहे हैं तो कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही हैं। तो इस केस में यानी कि उत्तल दर्पण की अगर मैं बात करूं और मेरा वस्तु अनंत पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, लेकिन रियल नहीं होगा क्योंकि इसमें किरणें कट ही नहीं करेंगी, तो रियल तो होगा नहीं। तो इस केस में जो बना मेरा प्रतिबिंब है वो आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब आप अच्छे से जानते हैं कि वो हमेशा सीधा ही होता है। और दूसरा केस कहाँ बनेगा भैया? फोकस पर बनेगा। तो आप लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। और तीसरा केस कैसा बनेगा? तो भैया देख सकते हो इतनी बड़ी वस्तु रखी थी, एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बन गया है, यानी कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। किस साइज का बनेगा? बिंदु के आकार का। ठीक है, तो ये था मेरा पहला केस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे केस की। अब दूसरा केस कहाँ पर? तो अब भैया अनंत और ध्रुव के बीच में आप कहीं भी रख दो और कहीं जगह है ही नहीं कि आप प्रतिबिंब को, सॉरी वस्तु को रखें फिर चेक करें, क्योंकि 2 ही जगह हैं, या तो बहुत दूर रख दोगे या तो फिर बहुत दूर यानी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रख दोगे। तो चलिए दूसरा केस जो यहाँ पे बनता है वो उसको यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा मेरा उत्तल दर्पण और इसको मैंने पेंट कर दिया। ये रहा मेरा मुख्य अक्ष, ये रहा मेरा वक्रता केंद्र, ये फोकस और ये ध्रुव, और यहाँ पे मेरी वस्तु रखी है। देखिए अब देखिए यहाँ से मुझे अगर इसका प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 किरणों को पास कराना होगा। तो देखिए थोड़ा सा छोटा बना देते इसको। तो देखिए पहली किरण समांतर जाएगी, वो समांतर जाने वाली किरण कहाँ से जाएगी? फोकस से। लेकिन इसमें तो जाएगी नहीं फोकस पे क्योंकि परावर्तित हो जाएगी, बट लेकिन आप अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है, दूसरी केस आप कहाँ से? वक्रता केंद्र से पास करा दीजिए। अब देखिए जाएगी तो है नहीं, बट आप अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र से। यहीं से जाएगी और इसी मार्ग से क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। देखिए किरण इस तरीके से जाएगी और इसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी, बट आप उसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र से आ रही है। और ये दोनों किरणें इस बिंदु पर कट करेंगी और इसी बिंदु पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर मेरी वस्तु ओ डैश थी तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आई डैश बन जाएगा। यानी अगर मैंने मार्कर इस तरीके से रखा होगा दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब इसी तरीके से बना होगा। लेकिन इस केस में जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है? छोटा बना है। तो प्रतिबिंब तो मेरा क्या है? छोटा है। और कहाँ पर है? तो बताओगे भैया P और F के बीच में।
पी व एफ के बीच में। और लेकिन फर्स्ट केस है कैसा भैया, कट नहीं की किरण यहाँ पर, हम ज़बरदस्ती देख रहे हैं कि पीछे कहीं ना कहीं कट कर रही हैं। तो जब किरणें कट नहीं करती हैं, हमको केवल आभास होता है कि भैया वो कट कर रही हैं पीछे बढ़ाने पर, तो उस केस में जो मेरा बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। वह कैसा होता है, सीधा होता है। तो कुछ इस प्रकार से आज का सेशन था, जिसमें हम लोगों ने केवल और केवल पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन किया है, और मैंने ये देखा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके का बनता है, अगर हम किसी वस्तु को कहाँ पर रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बट उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जाते जाते, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप मुझे बताएंगे कि वह कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। मैं इन्हीं दो दर्पणों की बात कर रहा हूँ, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इन दोनों में से किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।